तो पिछले कुछ सालों में 5 से 7-8 सालों में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत बढ़ रही है। रिसर्च कहता है कि मार्केट शेयर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। एंड व्हेन वी से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, उसका मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो बनने में, ट्रांसपोर्ट होने में और यूज करने के बाद डिस्पोज होने में एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान करते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इंक्रीजिंग, और ये जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है जिनको मिलेनियल्स कहा जाता है, दे आर मोर एंड मोर लुकिंग फॉर इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। तो मार्केट में हर दिन नए ब्रांड्स, नए प्रोडक्ट, नई कंपनियां आती हैं और ये प्रोडक्ट्स की मार्केट शेयर बहुत ही बढ़ रहा है, विच इज रियली अ गुड थिंग। बट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी बी 100% श्योर कि जो हम प्रोडक्ट्स जो खरीद रहे हैं वो सही में इको फ्रेंडली हैं। चाहे हम एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज खरीदें, या फिर चाहे केमिकल फ्री डिटर्जेंट्स खरीद रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, हमें कैसे पता कि जो क्लेम किया जाता है कि ये प्रोडक्ट की एनर्जी एफिशिएंसी इस लेवल पे है, ये प्रोडक्ट इन इंग्रेडिएंट्स, इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है, इन प्रोडक्ट्स को ग्रो करने में पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं हुआ है, हाउ डू वी फिगर आउट? क्या ये हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाके चेक करें, या फिर सरकार को कुछ करना चाहिए, उनके कुछ सर्टिफिकेशंस है, या फिर इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशंस है जो हमें देखनी चाहिए, जो लेबल्स जो हमें देखने चाहिए प्रोडक्ट्स पर खरीदने के पहले? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के समय में, जब हम इतना खरीद रहे हैं, विच इज डेफिनेटली अ गुड थिंग दैट हैज टू हैपन। बट एट द सेम टाइम वी रियली नीड टू इंश्योर दैट मार्केट में कोई हमारे साथ में चीटिंग नहीं कर रहा है, एंड कंपनीज आर कमिंग आउट विद बेस्ट एंड बेटर प्रोडक्ट्स। सो इसी विषय पे चर्चा करेंगे आज हमारे विशेषज्ञ प्रियंका जी। उन्होंने बहुत रिसर्च किया है इस काम पे, एंड थैंक यू प्रियंका जी हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत ही शॉर्ट नोटिस था आपके लिए, so again sorry for that inconvenience, but thank you so much. So now with this few words, I would invite our mentor Dr. Vipin Doshi to say something, and then we will introduce my colleague Shwetal Shah ji, जो गुजरात गवर्नमेंट में क्लाइमेट एडवाइजर है। वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे प्रियंका जी। So that's going to be the flow. I'm sorry, I'm a bit busy, so welcome everybody. And I'm sure that this education by Priyanka would definitely help us to really identify whether the product is eco-friendly or not. Because, you know, many times people for the marketing gimmick tell us that this is eco-friendly, which may not be there. So welcome Priyanka, and thank you all of you. Thank you. Thank you so much, sir. Shwetal bhai, may I request you to introduce Priyanka ji? सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा गुड लक है कि प्रियंका जी आज हमें एड्रेस कर रही है। तो प्रियंका जी अहमदाबाद बेस्ड है, और उन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में किया है, और she has also done master of education, so she is basically a teacher by the profession। तो वो पढ़ाते हैं स्कूल में, उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, और उन्होंने मैथ्स के साथ बीएड किया हुआ है, और उन्होंने बहुत इनोवेटिव मेथड से बच्चों को अलग अलग विषयों को पढ़ाया है। और जो अहमदाबाद की प्रसिद्ध स्कूल है HB कापड़िया, वो एक जैन फैमिली की ही स्कूल है। वहाँ उन्होंने बहुत लंबे समय से वहाँ एसोसिएटेड है, और उन्होंने इनोवेटिव मेथड से, नई नई तकनीक से बच्चों को मैथ्स साइंस के कंसेप्ट कैसे इजीली समझा सके उसका प्रयत्न किया है, और उन्होंने उसमें काफी अच्छी सफलता भी पाई है। और पर्यावरण उनका एक पसंदीदा विषय है, तो
पर्यावरण में उन्होंने बहुत सारे बच्चों के साथ एक्टिविटीज की है और एनजीओज के साथ एक्टिविटीज की है, जिसमें हम अगर बहुत लंबा लिस्ट है, बट मैं अगर पिन पॉइंटेड बात करूं जो आज के विषय के साथ संलग्न है, तो लाइफस्टाइल, प्लास्टिक कैसे हम अवॉइड करें अपनी लाइफ में, पर्यावरण फ्रेंडली और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को कैसे एडॉप्ट करें, जीरो वेस्ट और ग्रीन कंज्यूमरिज्म, और जो गिमिक भी चलता है आजकल ग्रीन के नाम पे, ग्रीन वॉशिंग जिसको हम कहते हैं, तो इसके बारे में बहुत अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। तो प्रियंका जी, आपका हम अप्लाइड जैनिज्म के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। अप्लाइड जैनिज्म हर मंथ फर्स्ट संडे को एक एक्सपर्ट का सेशन रखता है, और आज हमारे जो लिसनर्स है वो इसको लाइव भी सुनते हैं, और हम अपने प्लेटफॉर्म पे ये टॉक्स रखते हैं ताकि लोग बाद में भी इसको रेफर कर सके। तो आज वी वेलकम यू। हमारा एक अच्छा सौभाग्य है कि हमें आपको सुनने को मिलेगा। तो नेक्स्ट 40 मिनट्स में आप अपना प्रेजेंटेशन रख सकेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे, और आपको अगर प्रेजेंटेशन या कुछ शेयर करना है तो वो भी कर सकेंगे। तो प्रियंका जी का हम स्वागत करते हैं, और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया है, या उन्होंने एनजीओज के साथ जो काम किया है पर्यावरण का, उसके बारे में हमें भी अवगत कराए। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेतल भाई। मैंने अपना पीपीटी संगीता जी के साथ शेयर किया हुआ है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग हर टू प्लीज शेयर द पीपीटी विथ अस। आज का जो हम विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं वो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिनके संग मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ, उनके इन्फ्लुएंस के साथ हम ये आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लिए थोड़ी मैं बात कर लूं। वो इस साल 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, और वो पूरे भारतवर्ष में ग्राहकों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक भगिनी शाखा है, जिसके साथ आप ग्राहकों के हित के लिए हम बात करते हैं, ग्राहकों को अवेयर करते हैं। ग्राहकों को कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई समूह में कोई प्रॉब्लम है, तो हम गवर्नमेंट को भी लिखते हैं और फिर उसके लिए निवारण लाते हैं। वैसे कि हम जैसे जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था, वो हमारे कोशिशों के बावजूद कारण हमारी बहुत ज्यादा उसमें कोशिश थी, जिसके कारण उन्होंने हमारे जो भी इम्पैक्ट डाले थे वो लॉज में आए थे। इस बार 2019 में भी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जैसे कि अभी 1886 में जो भी थे वो ऑफलाइन शॉपिंग के ऊपर थे, अभी जो भी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा फोकस है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का बहुत बड़ा रोल है। तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अलग अलग आयाम है ग्राहकों के हित के लिए। आज जो हम बात कर रहे हैं वो पर्यावरण आयाम के लिए बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप रविवार की सुबह आज हमारे साथ जुड़े हैं, और हम सब आज बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो मुझे प्रशिक्षण दिया हुआ है, जिसके कारण हम आज जो भी बात करेंगे वो उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले जब ग्रीन कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर क्या है, क्यों भारतीय भारतीय ग्राहक दूसरे ग्राहकों से अलग है। यहाँ पर जो ग्राहक है वो ना ही सिर्फ अर्थ मतलब पैसे से जुड़ता है, ना ही कोई कामना लेके जुड़ता है। यहाँ का जो भारतीय कंज्यूमर जो है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और वो अर्थ से अंदर से मोक्ष चाहता है कि जो भी हम खरीदी करें। आप हमारे सनातन धर्म की भी आप पाश्चात्य देखेंगे तो जो भी व्यवहार होता था वो कोई ना कोई ऐसे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली ही था। किसी भी तरीके से भारतीय कंज्यूमर की जो भी पुरानी बातें हैं वो फ्रॉडिज्म पे नहीं थी। वो एक दूसरे से आपले करते थे कुछ ना कुछ चीजों का, जिसके कारण कोई फल खरीदते थे तो कुछ उसके बदले में अनाज देते थे। तो वो एक बहुत प्योरिटी थी।
और ऐसी ही प्योरिटी हमें आगे भी चलानी है। तो इसी कारण हम ग्राहकों के संग बार बार जुड़ते रहते हैं और बार बार उनको धर्म और मोक्ष के बारे में बात करते हुए, वो बेस को लेके हुए हम आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़ने से 2-3 फायदे मुझे हुए हैं। 2017 से मैं हर एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाती हूँ और स्टडी करती हूँ। तो आज जो भी मैंने सीखा है वो आपसे साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो हम ग्राहकों के राइट्स, कंज्यूमर राइट्स के बारे में देखते हैं। एज अ कंज्यूमर वी हैव सम राइट्स विथ अस। जब भी हम खरीदी करने जाते हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज मेक द नेक्स्ट स्लाइड ऑन द बोर्ड। थैंक यू। जो भी हम खरीदी करने जाते हैं उस समय हमारे पास कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। कंज्यूमर मतलब कि हम जो पैसे देकर कोई सेवा या कोई चीज वस्तु खरीद रहे हैं, तो हमारे पास कुछ राइट्स है, जैसे राइट टू सेफ्टी। जो भी हम चीज खरीद रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए, ISI मार्क वाली होनी चाहिए, जिसके कारण हमारी शरीर को या हमारे घर परिवार को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट टू चूज, हम जो भी खरीद रहे हैं वो हम खुद खरीद रहे हैं, किसी की इन्फ्लुएंस में आके ना खरीदे, कोई मोनोपोली से ना खरीदे। हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए, उसके बाद हम खरीदें। राइट टू बी हर्ड, हम जो भी चीज खरीद रहे हैं उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए और हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी दूर होनी चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हम जो भी चीज खरीद रहे हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ होनी चाहिए। वो कैसे बनी है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कौन सी बैच में है, कहाँ पर बनी है, कौन कौन इनमें कौन कौन सी इको लेबल्स या इको मार्क्स अंदर इन्फॉर्म्ड, एवरीथिंग वो सब हमारे पास होना चाहिए। फिर है राइट टू रिड्रेस, यदि कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो हम उसके अगेंस्ट फाइट भी कर सकते हैं। फाइट हम कब कर सकते हैं? दूसरा राइट जो है हमारे पास, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जब हमारे पास कंज्यूमर एजुकेशन होगा कि एज अ कंज्यूमर कहाँ पर हम सही है और कहाँ पर हम गलत है, कौन कौन से लॉज हैं हमारे पास, तो ये सब यदि हम जानते हैं तो ही हम कर सकते हैं। और एक और जो हमारा राइट है वो है राइट टू बेसिक नीड्स। ये सारे हमारे राइट्स है, इन सब पे बहुत बातें होती है, पर जो सबसे ज्यादा अवॉइडेड राइट है और या तो फिर ऐसा है कि हमें बहुत कम पता है, दैट इज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है, जो भी हम चर्चा करने वाले हैं, वो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट पे फोकस करके करने वाले हैं। एज अ कंज्यूमर वी हैव ए राइट कि जो भी हम चीज खरीदे वो एनवायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो और कोई भी किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को नुकसान ना होता हो। तो दिस आर आवर राइट्स। जैसे कि हमारे कुछ राइट्स है वैसे ही हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग श्वेता जी, संगीता जी, के प्लीज मेक द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ हम चेक करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे जो राइट्स है वो एक्चुअली है, हमने चेक किया है कि नहीं किया है, वो जो भी हमें प्रोडक्ट ली है वो सारे राइट्स के हिसाब से है कि नहीं है। तो ये जो मैंने पेज लिया हुआ है वो कंज्यूमर अफेयर्स के एक ग्राफिक है और जो बता रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले बीइंग अ गुजराती हम सबसे पहले एक प्राइस देखते हैं कि भाई ये कितने रुपए का है, फिर हम देखते हैं उसका वजन कितना है, फिर हम देखते हैं कि वजन और प्राइस के हिसाब से ये सही है कि नहीं है, फिर 2-3 चीज अलग अलग हम कंपेयर करते हैं। ये सबके घर होता है और मैं भी ऐसा करती हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अब हमें देखना क्या है उसमें, हमें देखना ये है, MRP देखनी है, क्योंकि जो हमारा, जैसे हमने बात की धर्म अर्थ काम मोक्ष में, सबसे पहले अर्थ की ये बात हो रही है। फिर बैच नंबर, जो भी हमें वो कौन सी बैच में बना हुआ है या कौन सी प्रोडक्ट डेट पर बना हुआ है। फिर हमें देखना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कितने क्वांटिटी में है, कब से पैक हुआ है, बेस्ट बिफोर एंड बेस्ट यूज कब तक हमें देखना है। फिर हमें इंग्रेडिएंट्स सारे चेक करने हैं वन बाय वन। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो यूज करने वाले हैं, उसको कंज्यूम करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं, किसी भी प्रकार की हमारी एलर्जी तो नहीं है इसमें मेंशन। तो एलर्जी भी उसमें हमें खास देखनी है, कई बार स्पेसिफाइड किया होता है। कोई गवर्नमेंट का उसमें लोगो है कि नहीं है, जैसे यहाँ पर FSSAI का फूड वालों का एक लोगो है। तो
फिर हमें न्यूट्रिएंट फैक्ट्स देखने हैं, क्योंकि अब हम जो जनता है वो डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तो हम वो भी चेक करते हैं कि भाई इसमें एनर्जी कितनी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हम चेक करते रहते हैं। मार्केटेड बाय, ये एक नया है कि अब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019-86 में इतना ज्यादा फोकस नहीं था कि मार्केटेड बाय हुम, सप्लाइड बाय, कंज्यूमर कांटेक्ट नंबर, या आपको कोई भी टोल फ्री नंबर, ये कंज्यूमर कांटेक्ट नंबर के आपको कैसे बात करनी है। पर 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अभी ये सब मैंडेटरी हो चुका है कि आपकी ये प्रोडक्ट कहाँ पर बनी है, कैसे बनी है, और कौन मार्केटिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, और उसका जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर कांटेक्ट कैसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे आपको कोई फीडबैक लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। दिस आर द एडवांटेज ऑफ 2019 एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सब हमें अब मिलता भी है, प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता, पर हम देखते नहीं है। क्यों हमें देखते नहीं है? क्योंकि हमारे पास इतना जानकारी नहीं होता है, या तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके कारण, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके कारण अभी हो क्या रहा है कि हमें राइट जानते हुए भी, नो, प्रीवियस वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एज अ कंज्यूमर हम बहुत ज्यादा लेजी है, या तो फिर ऐसा समझते हैं कि हमने पैसे दे दिए हैं तो अब हमारा कोई फर्ज नहीं है, एक बार पैसा आप इन छुट्टा, लाइक ऐसा हमारा माइंडसेट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ कंज्यूमर, एज वी कीप आईज ऑन आवर रूल्स एंड रेगुलेशन, वी ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी आईज हमें मार्केट पे कांस्टेंट रखनी है कि मार्केट में क्या नई गेमिक आ रही है, कोई नया चिट हो रहा है, या फिर कोई नई प्रोडक्ट आई है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, नुकसान भी क्या है। हमें प्रॉपर रिसर्च करना है। कोई भी चीज खरीदने से पहले हमें सारी चीज, उसके प्रो कॉन सब कुछ जानना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिसर्च नहीं करते और कुछ भी ले लेते हैं। और एक और चीज, एक और बात कि जो भी हम पदार्थ खरीद रहे हैं वो ग्राहक के रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिक्के के दो पहलू है। क्योंकि ग्राहक जितना खरीद रहा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं हम पैसे देके छूट नहीं रहे हैं, हम वैसे पैसे लेके अपनी एक जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब हमें रिसर्च करना है। जैसे हम कोई पदार्थ खरीद रहे हैं तो उसकी निर्माण कैसे हुआ है, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, हाउ इट कैन बी यूजेस, और उसके बाद जब यूज करने के बाद उसका कितना बायोडिग्रेडेबल है या फिर उसका वेस्ट कितना होता है, वो भी हमें फोकस करना है। तो एज अ कंज्यूमर और एज अ एनवायरमेंट फोकस कॉन्शियस कंज्यूमर, ये सिक्के के दो पहलू है। तो रिसर्च खास करना है हमें। अ, हमें एक और चीज बात है कि हमें इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, लोकल न्यूज़पेपर से या फिर सोशल मीडिया से या कोई लोकल न्यूज से, कि कोई भी प्रोडक्ट नई आ रही है तो उसमें क्या नया है, क्या पुराना में कोई प्रॉब्लम आई है क्या। जब भी हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और वही वही हमें फॉलो करना है। हम रूल्स फॉलो भी नहीं करते हैं कई बार, और फिर हम चिल्लाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तो भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत होती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रोडक्ट्स एंड जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं उसको ध्यान से यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बुरा भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें उसका आवाज उठाना है और सभी को बोलना है कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है, ये मिसलीडिंग हुआ है। मिसलीडिंग मतलब कि हमें बोला कुछ और गया है और हमारे साथ कोई और ही प्रोडक्ट आ चुकी है, दैट इज मिसलीडिंग। उसको हम ग्रीन वॉश भी बोलते हैं। तो वो उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। पर कुछ भी गलत हुआ है आपको लग रहा है तो आप पहले सीधा बातचीत करिए कि इसके लिए मुझे थोड़ा मार्गदर्शन देके दीजिए, ऐसे करके आप प्रोडक्ट सप्लायर से बात कर सकते हैं। अभी 2019 के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एक बेनिफिट है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, आप तक जहां तक पहुंच रहा है, वो पूरी जो सप्लाई चेन है वो सारे एक लूप में है। यदि कहीं पर भी गड़बड़ हुई तो वो सबको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप जो भी खरीद रहे हैं
उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपको कोई गड़बड़ फील हो रही है तो आपको उसके लिए आवाज उठानी है। यदि आप आवाज नहीं उठा रहे हैं तो कोई ना कोई तो फा ही रहा है इसमें। और आप पर्यावरण के फोकस पर जैसे रखेंगे, आपका तो नुकसान हुआ ही पैसों का या एनवायरमेंट का, पर जब आप दूसरों को नहीं बता रहे हो ये बात, तो दूसरों से भी ये पैसों का और एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है। तो हमें ये सबको बतानी है कि भाई ऐसी प्रोडक्ट खरीदी है तो ये सब हुआ है हमारे साथ। जैसे कि आज मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से बात कर रही हूँ, तो आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरे इंडिया में है और उसकी वेबसाइट से भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसकी वेबसाइट है abgpindia.com, तो आप वहां पर भी लिख सकते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आप एक बार और सोचिए कि ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को पर्यावरण आयाम की क्यों जरूरत पड़ी। बहुत 50 वर्ष हमने जब कंप्लीट कर रहे हैं तब हमको लगा कि एनवायरमेंट इज अ सिंपल साइड ऑफ कंज्यूमरिज्म, और जितना कंज्यूमर खरीदी करेगा उतना ही एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। तो जिसके कारण हमने एनवायरमेंट आईएम की शुरुआत की, जस्ट टू राइज द अवेयरनेस एंड स्प्रेड आवर वर्ड्स, एंगेज मोर एंड मोर कंज्यूमर्स ग्लोबली, कि उनको पता चले कि आप जो भी लाइफस्टाइल एडप्ट कर रहे हैं इसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्यावरण कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। तो जिसके कारण आप पर्यावरण के लिए थोड़ा कॉन्शियस होइए, आप भी होइए, दूसरों को भी कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा बेनिफिट हो रहा है कि मैंने ये कॉन्शियसली ये काम किया जिसके कारण मुझे फायदा हुआ और पर्यावरण को भी फायदा हुआ, तो आप दूसरों के साथ भी ये नॉलेज शेयर कीजिए। एक कम्युनिटी जैसे बनाना है जहां पर कंज्यूमर्स को ऑलवेज एनवायरमेंट को दिमाग में रख के ही वो खरीदी करे और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करे। तो जिसके कारण हमने पर्यावरण आयाम की शुरुआत की। और सेंट्रल रोल जो है यहाँ पर कंज्यूमर एडवोकेट्स है, गवर्नमेंट है और बिजनेस, जो भी इसके पूरे लूप में आ रहे हैं वो सारे हमारे पर्यावरण आयाम के मुख्य पाए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कौन कौन से दिन पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि 24 दिसंबर जो है वो नेशनल कंज्यूमर डे है, वो हम सबको पता है। 15 मार्च जो है वो कंज्यूमर राइट्स डे है, वो भी हमें पता है। पर हम जो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं वो ग्रीन कंज्यूमर डे के लिए बात कर रहे हैं। तो ग्रीन कंज्यूमर डे के लिए भी अभी 2 दिन है। कौन से दिन है, तो 28 दिसंबर इज अ ग्रीन कंज्यूमर डे। कंज्यूमर्स को एनवायरमेंट के लिए फोकसफुली अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और भी कंज्यूमर्स को एनवायरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग थीम के ऊपर ये डे होता है। तो 20 दिसंबर इज अ ग्रीन कंज्यूमर डे एवरी ईयर। और जैसे हम आगे इको लेबल में डिटेल में बात करने वाले हैं, बट इको लेबल क्या है वो मैं शॉर्ट में अभी यहाँ पर बता देती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए जो उसका एक निशान की तरीके से वो एक लेबल दर्शाता है, वो दैट इज इको लेबल। तो इको लेबल डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, विच इज ऑन 2nd थर्सडे अक्टूबर महीने में। तो जिसके कारण अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हम इको लेबल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 2 दिन है जो हम जहां पर पर्यावरण को फोकसफुली ग्रीन कंज्यूमर्स के हिसाब से हम ये 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम अपनी मूल जो बातें करनी है आज के दिन पे वो हम बात करेंगे कि एज अ कंज्यूमर हमें 3 फेजेस में शॉपिंग करते हैं। आप हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस यस, Am I आपकी audible? आवाज आ रही है। यस यस, यू आर Okay, ऑडिबल। थैंक यू। हम जो भी शॉपिंग कर रहे हैं वो 3 फेजेस में शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे बिफोर शॉपिंग, ड्यूरिंग शॉपिंग एंड आफ्टर शॉपिंग। हमें ऐसा भी लगेगा कि यार ये बिफोर शॉपिंग क्या है, आफ्टर शॉपिंग और ड्यूरिंग शॉपिंग। तो बिफोर शॉपिंग भी एक शॉपिंग होती है जो हम मेंटल रूप से करते हैं। हम हर बार एक पूरा लिस्ट बनाते रहते हैं कि भाई हमें ये खरीदना है, ये खरीदना है। तो ये एक बिफोर शॉपिंग का एक पूरा एक स्टेप है, स्टेजेस है, वो जो सबके घर में होता है, पर मैं आज थोड़ा डिटेल में जाके बात कर रही हूँ।
तो हम एक मोबाइल में या कहीं पर भी इको फ्रेंडली वे में एक पूरा एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। फिर उस बार शॉपिंग लिस्ट बनाने के टाइम पे हम चेक भी करते हैं कि जैसे कि घर पे मुझे चने के लोट लाना है, तो ग्राम फ्लोर कितना है घर पे, कोई और भी पैकेट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा है, कोई ग्रोसरी आइटम्स लेनी है तो ऑलरेडी हमारे घर पे कितना स्टॉक है वो हम चेक करके और अभी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से लेते हैं। तो एक वो वेट लिखते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं हम। कोई भी चीज मुझे लेनी होती है, कोई भी पदार्थ, तो उसका प्रॉपर रिसर्च करते हैं। कोई भी चीज हम ऐसे ही नहीं ले रहे थे कि हाँ भाई चलो आज मूड हुआ मॉल में गए और हम शॉपिंग कर लेंगे। तो अब इको कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं और वो भी समझते हैं कि मुझे कितनी जरूरत है। मेरे घर में यदि 4 लोग हैं तो मुझे कितना ग्रोसरी चाहिए होगा, उस हिसाब से वो लोग लेते हैं। क्योंकि बार बार जाना दैट ऑल्सो हार्म्स अवर एनवायरमेंट। फ्यूअल कंजम्पशन होता है कि बार बार हमारा वहां पर जाना, वो जो छोटे छोटे पैकेजिंग आता है तो उस हिसाब से भी पैकेजिंग का प्लास्टिक भी बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से भी हम अलग अलग स्टेप्स में शॉपिंग कर लिए। बिफोर शॉपिंग के लिए हमारे ये स्टेप्स है। अ, जब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, ड्यूरिंग शॉपिंग हमें क्या करना होता है, ये सबसे डिफिकल्ट फेज वाला शॉपिंग है। क्योंकि अभी ना दो चीज बहुत ज्यादा हानिकारक है। आज कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है और कौन से वहां पर अभी अच्छी सेल लगी है, ये दो बातें हम दिमाग में रख के शॉपिंग करते हैं। और इसका फायदा मैक्सिमम कंपनीज उठा रही है। ऑनलाइन में आप जब भी देखेंगे तब कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको वीकेंड सेल या दिवाली सेल या ये सेल वो सेल देते ही है। तो कई बार मुझे ऐसे दिमाग में सोच आता है कि भाई इतना उनको सेल देने की जरूरत क्यों होती है, इतना ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट उनको देने की जरूरत क्यों होती है, क्यों उनको कमाना नहीं है क्या? पैसे तो उनको भी जरूरत है। तो एज अ शॉपिंग जब भी हम करने जाते हैं इन द सेकेंड फेज, हमें सारी चीजें ध्यान में रखने होती है कि ये जो इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं इसके पीछे भी एनवायरमेंट का इम्पैक्ट बिगड़ रहा है, बहुत ज्यादा उसमें हार्म हो रहा है। क्यों हार्म हो रहा है? क्योंकि जितना हम ऑर्डर करेंगे यदि ऑनलाइन तो उतना ही डिमांड होगा और उसके बैक एंड में उतना ही सप्लाई के लिए उन्होंने फिर से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जितना ही वो लोग सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट तो फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद लिया है, मेरे घर पे आया और फिर मैंने ये चीज वापस किया, कोई भी कारण सर, कोई साइज नहीं परफेक्ट आया या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई डिफेक्टिव पीस था ऐसा करके भी, तो ये जब हम वापस कर रहे हैं तो भी उसके पीछे पैकेजिंग, फ्यूअल, टाइम, एफिशिएंसी, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। और फिर उसके पीछे जब मैं वापस कर रही हूँ तो जो भी प्लेटफॉर्म है उसको रखेगा उसके स्टोर रूम में। यदि वो ओके होगा फिर से वो किसी को दे सकेगा तो ठीक है, वरना फिर वो उसको पूरा जला देगा, डिस्कार्ड करेगा। तो ये एज अ शॉपिंग हमें ऑलवेज ध्यान में रखना है कि जो भी चीज हम खरीद रहे हैं वो पूरा रिसर्च किया हुआ हो, किसी भी गेमिक का ना हो, बार बार सेल में जो आ रहा है कम प्राइस में बड़ा डिस्काउंट देख के हमें नहीं खरीदना है। बहुत ज्यादा माइंडफुल होके हमें खरीदी करनी है। और जो सबसे पहली स्लाइड में हमने कंज्यूमर राइट्स के लिए बात की हुई थी, उसको ध्यान में रख के हमें शॉपिंग करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। ये हो गया, बिफोर शॉपिंग हो गया। यस। तो हमें किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है। अभी आप देखेंगे जैसे ही दिवाली के आसपास आते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम में या फेसबुक में मुझे ये अच्छा लगा आप ये खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। टीवी में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती है, जुबा केसरी। तो ये किसी भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के बातों में नहीं आना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ड्यूरिंग द शॉपिंग चेक द ऑल द लेबल्स, जो हमने सेकंड स्लाइड में देखा था कि हमें लेबलिंग में पीछे प्रोडक्ट के पीछे क्या क्या चेक करना है। अभी 2021 में एक राइट टू रिपेयर करके एक नया राइट आया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को जो भी आप बना रहे हो, हम खरीद रहे हैं, उसमें फिर से वो रिपेयरेबल होना चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए।
और यदि कहीं पर भी गड़बड़ी है तो वो पूरा आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है, उसके लिए राइट टू रिपेयर करके एक है, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। यदि हमें ये सब जानकारी नहीं रख रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत बड़ा महंगा टीवी ले लेते हैं और उसके कोई भी स्पेयर पार्ट में खराबी होती है, जिसके कारण हमें पूरा टीवी कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो और डिस्कार्ड करना पड़ता है, पैसों का भी नुकसान है और वो ई वेस्ट बन जाता है, जिसके कारण एनवायरमेंट का भी नुकसान है। और वो डिस्कार्ड होके कैसे कहाँ पर लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन करेगा, वी डोंट नो। तो राइट टू रिपेयर दिमाग में रख के ही शॉपिंग करनी है। सिंगल यूज प्लास्टिक को मैक्सिमम अवॉइड करना है। 2018 से हम ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक मैक्सिमम है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर हमें फ्री में प्लास्टिक चाहिए होता है, एज अ पैकिंग मटेरियल भी और कहीं पर भी। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जहां पर भी हो रहा है उसको प्योरली अवॉइड करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे घर कोई गेस्ट आ रहे हैं और मुझे कहीं से बाहर से भाजी पाव या कुछ भी लेने जाना है, तो मैं घर के कंटेनर भी लेके जा सकती हूँ और उनको बोल सकती हूँ कि आप भाजी इसमें दे दीजिए और एक और डब्बे में आप मुझे पाव दे दीजिए, जिसके कारण कोई प्लास्टिक मेरे घर पे ना आए। तो ये शॉपिंग के दरमियान हमें बहुत कॉन्शियसनेस दिखानी होती है। तो प्लास्टिक इज द वन ऑफ द बिगेस्ट, वो रक्त बीज वाला राक्षस है ये, कि जहां जहां वो गिरेगा वो माइक्रो प्लास्टिक कहीं ना कहीं से बनाएगा और हमारे शरीर में फिर से आएगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का बेसिकली हमें अवॉइड ही करना है। जो भी चीज हम खरीद रहे हैं वो लोकल प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये हमारे बॉडी पे काम करता है, क्योंकि जब हम लोकल प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, वो किसी और के हिसाब से, भौगोलिक वातावरण के हिसाब से बनी हुई है और जो किसी और लोगों के लिए यूजफुल है, क्योंकि वहां का सीजन अलग है, हमारा सीजन अलग है। सिर्फ टेस्ट अच्छा है, थोड़ा फैंसी दिखना है, थोड़ा मॉडर्न है, ऐसा दिखने के लिए किसी और भौगोलिक वातावरण वालों की चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, हमारी प्रोडक्ट ही हमें खरीदनी चाहिए। एज ऑलवेज बाय लोकल प्रोडक्ट्स। जब भी हम कोई खाने की चीज खरीद रहे हैं तो प्री वॉश्ड नहीं खरीदनी चाहिए। आप लोग जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये ज्यादा अच्छे से पता होगा कि प्री वॉश करने से क्या होता है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस भी नहीं होनी चाहिए। और जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें खास हमें फोकसफुली शॉपिंग करने के टाइम पे चेक करना है कि उसमें केमिकल्स यूज ना हो। इंग्रेडिएंट्स में कहीं पे भी परसेंटेज में 0.1% भी केमिकल ना हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो, कोई भी एडिटिव्स ना हो। तो ये सारी चीजें नेचुरली होनी चाहिए, जिसके कारण हमारे बॉडी में कोई भी केमिकल्स ना जाए। नेक्स्ट, जो भी हमें शॉपिंग कर रहे हैं तो बेस्ट बिफोर हमें खास ध्यान देखना है। क्यों बेस्ट बिफोर? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़ा हम पैकेज ले लेते हैं और वो 6 मंथ से भी वो हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो हम उसको बेस्ट बिफोर का डेट चेक किए बिना ही हम खरीद लेते हैं और 6 मंथ्स में हमारा वो कंप्लीट भी नहीं होता, वो पूरा पैकेज हमें वैसे का वैसे ही फेंक देना पड़ता है। तो आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना यूजेस है, वो खास जैसे बिफोर वाले स्टेप में हमने गए थे वहां पर देखा था, यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करके फिर से देखना है। लाइफ स्पैन खास देखना है। और कई बार ऐसा भी होता है लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए वो लोग एक्स्ट्रा केमिकल्स और एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे घर पे गेस्ट कई बार दिवाली में ज्यादा आने वाले हैं, तो मुझे बड़ा पैकेज चाहिए, तो मैं शुगर लेने जा रही हूँ यदि, तो मैं छोटे छोटे किलो किलो के 5 ना लूं, इसके कारण एक ही 5 किलो का एक ही पैकेट लूं, जिसके कारण पैकेजिंग में बचा पाऊंगी, प्लास्टिक बचा पाऊंगी। कोई भी मैं पेमेंट कर रही हूँ तो वो ऑनलाइन ही क्यों? क्योंकि ये पूरा कंज्यूमरिज्म के ऊपर जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अलग अलग आयाम में भी ये बात होती है कि जो भी पेमेंट होते हैं उसके कारण हमारा कई बार व्यवहार कैसे हुआ है वो नहीं दिखा पा रहे। पर ऑनलाइन पेमेंट इज द सेफेस्ट मोड, जिसके कारण हम दिखा पाते हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऐसे हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे भी जैसे हमने बात की बाय लोकल, वैसे ही यहाँ पर भी अगेन बाय सीजनल प्रोडक्ट्स। जैसे अभी विंटर आएगा तो हम कोई भी मैंगो के लिए नहीं जाएंगे, हम सारे सिंग, गुड़, खजूर ये सब खाएंगे। तो कई बार ऐसा भी घेलछा में भी लोग इतना जो
जो सीजनल नहीं होता है वो भी खरीदने की बात करते हैं और इतनी ऊंची कीमत पे वो लोग खरीदते हैं। और कैसे वो बनता है, आपके पास कैसे आता है, कितने केमिकल्स के साथ आता है, कैसे पका गया है, वो हम नहीं देखते हैं। तो प्लीज सीजनल प्रोडक्ट ही खरीदे। अवॉइड ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि वो लोग बार बार आपको एक तो एआई के कारण अभी हम कोई भी बात भी करते हैं घर पे कि मुझे आज शूज लेने हैं, तो जैसे ही कोई और सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म ओपन करूंगी तो वो मुझे सारे शूज के ऐसे ऐसे फोटो दिखाएंगे कि मैं उसके ऊपर अपना दिल दे बैठूं कि भाई आज तो मुझे बस ये खरीदना ही है, ये शूज तो मैं लूंगी ही, ऐसे मुझे दिखा देते हैं। दूसरा कि जब तक मैं ना लूं वो तब तक वो प्रोडक्ट मुझे दिखती ही रहती है ऑनलाइन में। और घर ऑनलाइन में इतना ज्यादा डिस्काउंट और गेमिक होता है कई बार कि हमारे घर पे वो लोग दे देते हैं, प्रोडक्ट भी देते हैं, छोटा देते हैं, डिफेक्टिव देते हैं, या साइज में कोई भी और भी इश्यूज हो सकते हैं। और हम जब रिटर्न करते हैं तो कई बार रिटर्न भी नहीं, पॉलिसीज नहीं ठीक होती है, तो वो हमारे घर पे ऐसे ही एक कचरा बन के एक साइड में रह जाता है। तो जितना भी हम शॉपिंग करते हैं बहुत माइंडफुल तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो कई बार ना घर पे ऐसे ही पड़ा रहने वाला कचरा ना बन जाए। जिसके कारण मैं मैक्सिमम लोगों को कहती हूँ कि अवॉइड ऑनलाइन भाई। आपके 2 किलोमीटर जाके दूर से खरीदी कर लीजिए, पर ऑनलाइन मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन की ना प्रोसेस समझने में, कई उनकी गेमिंग समझने में हमारा इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है, हमारा इतना ज्यादा डेटा चला जाता है कई बार थर्ड पार्टी के हाथ में, और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है हमारा। उसके लिए एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा डालनी पड़ती है, ड्यूरेशन भी ज्यादा लग जाता है। तो ऑनलाइन अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सब खराब ही है, पर 70% हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट्स है। आप सभी को भी, आप न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में देखते ही होंगे। 30% अच्छा भी है, ऐसा नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा उसका प्रोसेस को हमें माइंड में रख के ही आगे बढ़ना है। इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करनी है कि भाई आज मेरा मूड खराब है तो चलो भाई आज मैं मूड फ्रेश करने के लिए ये शॉपिंग कर लेती हूँ, या तो फिर ये इतना बड़ा शॉपिंग का अभी लगा हुआ है अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं पर भी, तो मैं चलो आज शॉपिंग कर लेती हूँ, मुझे बहुत बड़ा 70-80% डिस्काउंट दे रहे। वो लोग को क्या जरूरत है आपको 70-80%? आप कोई सगे लगते हैं, आप कोई हमारा रिलेटिव लगता है कि आपको इतना बड़ा डिस्काउंट देंगे? नहीं होते हैं ना। वो उनका एक गेमिक होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट उनकी सेल हो, फास्ट फैशन में वो बिलीव करते हैं, और उतना ज्यादा गेमिक होता है कि आपको ऐसा भ्रमित कर देते हैं उनके माया जाल में कि आप उनके इम्पल्सिव शॉपिंग करना स्टार्ट करें। और ये जो इम्पल्सिव शॉपिंग वाले हैं ना, वो 20 से लेके 45 तक वाले ही मैक्सिमम होते हैं। दिवाली आई तो उसके अलग शॉपिंग, गणेश चतुर्थी की टी शर्ट वाली शॉपिंग, फिर नवरात्रि आई तो हर बार अलग अलग शॉपिंग। क्यों भाई, क्या जरूरत है? दिवाली में पुरानी साड़ी हम नहीं पहन सकते? हर बार उसकी मैचिंग ज्वेलरी, क्यों क्यों चाहिए इतनी मैचिंग ज्वेलरी? ये सोशल मीडिया में डालने के लिए, फोटो डालने के लिए? तो ये सब मत कीजिए। पैसे भी जा रहे हैं, एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है, और कई ना बार आपको भी ऐसे घर वाले सुनाते होंगे कि इसकी शॉपिंग के कारण हमारे घर के कबाड़ कम पड़ रहे हैं, तो एक और कबाड़ भी लेना पड़े शायद इतनी ज्यादा शॉपिंग करने के लिए। तो ये सब मत कीजिए। एक और चीज ध्यान में रखिए, 30s रूल। जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं ना, तो उसको कितने मैक्सिमम टाइम आप यूज कर सकते हैं वो दिमाग में रखिए। यदि वो उसको मैक्सिमम 30 और मोर टाइम यूज नहीं हो सकता है, और इतना वो ग्रेट प्रोडक्ट नहीं है, तो आप मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरी बिंदी दिख रही होगी, ये सिंपल हनी बी घी का एक बेस बना के उसका कुमकुम लगाया हुआ है। जब से मैं ये सब चीजें स्टडी करने लगी, महसूस करने लगी, तब से मैंने सबसे पहले अपने बॉडी पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मैं कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका बहुत ज्यादा यूज, पहले बहुत ज्यादा गलतियां की है मैंने। अभी ये गलतियां सुधारने का प्रायश्चित करना मैंने स्टार्ट किया। ये बिंदी जो है वो कुमकुम से इसलिए है कि ये मेरा फेस जब भी मैं वॉश करूंगी तो ये सीधा नाली में ही जाएगा, और वो कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा। यदि वो प्लास्टिक वाली मेरी बिंदी होती तो मैं जब भी फेस वॉश करूंगी तो वो नाली में फंसेगी ही। और आपको ये छोटा अभी उदाहरण दे रही हूँ, बड़ा प्लास्टिक जब नाली में फंसता है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो हम मॉनसून में देखते ही है। तो घर में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें ना हो,
ऐसी छोटी छोटी बातें हम दिमाग में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैचिंग ज्वेलरीज होती है या फिर वो पीनो बक्कल होते हैं प्लास्टिक के, उससे क्या होता है, एक बार हम यूज करते हैं फिर कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोड़ देने की जो हमारी दिमाग में एक वो चला कि यार 5 રૂપિયાનું જ હતું ને, હવે એમાં શું ફરક પડે છે, બીજું 5 રૂપિયાનું લઈ લઈશું, वो हमें नहीं रखना है। हमें जो भी चीज खरीद रहे हैं उसके लिए ना हमें थोड़ा अंदर से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना है और थोड़ा सेंसिटिव भी बनना है। तो कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आफ्टर शॉपिंग में। अभी पूरी चीज हमने खरीद ली, शॉपिंग में बहुत कॉन्शियसनेस के साथ हमने सब कुछ खरीद लिया, फिर क्या करते हैं, घर आके हमें अरेंज करना है जो भी चीज हमने कहाँ रखी थी। कई कई ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं और फिर हमारा जो पेंडिंग वाला लिस्ट पेंडिंग ही रहता है। तो जो भी चीज हमने लाए हैं उसको अरेंज करना है, जो भी चीज हम लाए हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा केमिकल्स वाला कॉस्मेटिक लेती हूँ या पीनो बक्कल लेती हूँ, तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे कहाँ पर उसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, यूज करने के बाद मुझे कैसे रखना है। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी और कहीं पे भी रख दिया तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह ही होगा। और सिंगल यूज प्लास्टिक की कीमत और हमारे कॉस्मेटिक की कीमत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो थोड़ा पैसे भी दिमाग में हर बार रखना है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए बहुत सेंसिबल होना है। और पहले जैसे होता था कि एक चीज हम 3-4 साल यूज करते थे, तो ऐसे ही अभी फिर से एक जनरेशन क्रिएट करनी है फॉर द एनवायरमेंट कि भाई आप जो भी चीज खरीद रहे हैं वो बहुत माइंडफुली खरीदिए और जो भी चीज खरीद रहे हैं उसको इतना रिस्पेक्ट दीजिए कि वो आपको बार बार खरीदने की एक बार हिम्मत ना कर पाए। थोड़ा इमोशंस भी डालना है। जो भी चीज हम खरीद रहे हैं उसके ऊपर जीरो वेस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए। यदि जीरो वेस्ट नहीं हो रहा है तो दैट इज रॉन्ग मेथड। जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग में आया है वो क्लीन करके इको ब्रिक्स में जाना ही चाहिए, कहीं पर भी ऐसे फेंकना नहीं है, नाली में नहीं जाना चाहिए, कोई भी खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कारण। तो प्लास्टिक पैकेजिंग जो हमारे मैंने जैसे बताया एक राक्षस है, तो उसका एक बहुत सहज रूप से उसको संभाल के रखना है जिसके कारण हमारा घर का वातावरण उससे कारण खराब ना हो। जो भी चीज हमने खरीदी है वारंटी गारंटी बिल एवरीथिंग हमें एक फोटो निकाल लेना है या स्कैन कर लेना है और वो सब हमें एक फोल्डर में डालने रखना है। क्योंकि कई बार वो क्या होता है, अ, जब भी कोई चीज बिगड़ती है या बिल की जरूरत पड़ती है तो हमें नहीं मिलता है। और फिर वो कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट करती है तो उसकी इंक चली जाती है, तो आप तुरंत फोटो खींच लेते हैं तो उसकी इंक इंटैक्ट होती है, तब तक आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो सॉफ्ट बिल में आपके पास हमेशा रहेगा, फोल्डर्स के हिसाब से या मेल में उस नाम के हिसाब से आप शेव कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने यूज कर लिया है प्रोडक्ट और आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब ये कोई और काम का नहीं है, तो आप किसी और को भी दे सकते हो कि जिसके काम का हो, जिसके कारण उसको पैसे नहीं खर्चने पड़े और पर्यावरण को भी ज्यादा लोड ना पड़े मैन्युफैक्चरिंग के लिए। संगीता जी, अब आर वी रनिंग लेट? और लिटिल बिट ओके ओके। तो ये आफ्टर शॉपिंग के लिए हमें ध्यान में रखना है। अभी हमारी शॉपिंग ये सब हो रहा है पर उसके लिए हमारी पूरी जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। क्यों? कारण कि हमारी जो भी लाइफस्टाइल है वो एनवायरमेंट और ह्यूमन सेफ्टी हमारे हाथ में है। जितना हम उसके ऊपर फोकसफुली काम करेंगे उतना ही हम एनवायरमेंट को और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हमारी हवा, पानी, जमीन, पृथ्वी और जो आकाश है उसको हमें हमेशा संभाल के रखना है और एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होती है वो हम देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसकी बनावट में, यूजेस में और डिस्कार्ड करने के टाइम पे पर्यावरण को हार्म ना होता हो, दोज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली। और हम कैसे मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसको दिखाने के लिए वो उसकी मान्यता के लिए कोई मार्क्स होंगे, सिंबल्स होंगे, लेबल्स होंगे कि जो बोलेंगे कि ये भाई इको लेबल्स होंगे जो इको फ्रेंडली है, वो ऐसा दिखाएंगे।
ये जो इको लेबल जो होंगे वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वो हो सकती है, तो जिसके कारण हमें पता लग सकता है कि ये इको फ्रेंडली है कि नहीं। यहाँ पर मैंने बेर इको मार्क लिखा हुआ है। इको मार्क क्या है वो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1991 में भारत सरकार को ऐसा आया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भारत सरकार को ऐसा आइडिया आया कि भाई चलो हमारे जितने भी कंज्यूमर्स है उनको एनवायरनमेंट के लिए अवेयर करते हैं और उनके लिए इजीली आइडेंटिफाई हो सके कोई भी ऐसी प्रोडक्ट कि ये इको फ्रेंडली है। इसके लिए उन्होंने एक घड़े जैसा सिंबल वाला एक इको मार्क दिया है, जिसको हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए अश्योरेंस हो सकता है कि हाँ भाई ये चीज खरीदने रहे तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अभी ये मार्क के लिए क्यों घड़े जैसा दिया, तो घड़ा इज द सिंपलेस्ट थिंग जिसके बनने में, यूजेस में और उसको डिस्कार्ड करते हैं तो वो फिर से मिट्टी हो जाता है। कहीं पर भी एनर्जी उसमें यूज होती है पर कहीं पर भी एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता है। तो ये जो ध्यान में रखते हुए हमने ये घड़े का मार्क दिया था। और ये कहाँ पर यूज होता है कि जो भी कंज्यूमर आइटम्स होती है, प्रोडक्ट पदार्थ होते हैं वो सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उसके क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तभी ये मार्क दिया जाता है। और ये जो पदार्थ हम खरीद रहे हैं वो परफेक्ट एनवायरमेंट चॉइस है। जब वो पदार्थ दिखता है तब ये हमें इको मार्क दिखता है। और ये पूरा जो भी है वो BIS के ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत और CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत ये सारी बातें होती है। किसी को भी अप्लाई करना होता है कोई मैन्युफैक्चरर को या कुछ जाननी होती है कोई एजेंसी को, तो ये दोनों का आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे जानते हैं पूरी प्रोसेस क्या होती है वो जा सकते हैं। और BIS के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी पदार्थ की रिन्यूअल, सस्पेंशन या कैंसलेशन लाइसेंस के हिसाब से। कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट कैसी होती है उसकी पूरी टेस्टिंग BIS के हिसाब से होती है और यदि वो दे आर सक्सेड तो दे कैन गेट द इको मार्क। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी BIS के ये जो BIS ने 17 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई की है जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रही है। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने अलग अलग इको स्कीम भी डाली है। ये 17 प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इको लेबल्स भी दिए हुए हैं। तो क्या है उनके बात करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीद रहे हैं तब वो इको फ्रेंडली है कि नहीं। जैसे हम कोई घर पे इस्त्री ला रहे हैं तो उसके ऊपर ISI मार्क देखते हैं, प्रेशर कुकर लाते हैं तो ISI मार्क देते हैं। तो वैसे हम कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसके ऊपर वो एक्चुअली एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं वो देखने के लिए हम इको लेबल्स चेक करते हैं। जहां पर इको फ्रेंडली जो डिमांड है वो सप्लाई हो रहा है कि नहीं प्रोडक्ट और सर्विसेज में। फिर यदि कई बार ऐसा भी होता है कि पॉल्यूशन तो होगा ही पर कंपैरेटिवली लेस पॉल्यूशन होगा या कंपैरेटिवली लेस एनवायरमेंट को हार्म होगा, तो वो सारी चीजें को भी इको लेबल्स मिलते हैं। और एक और चीज है कि इसके पीछे बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। तो जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है वो इको लेबल प्राप्त करने के लिए थोड़ी महंगी हो रही है, ऐसा है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या उसके इको मार्क्स है और उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे आसपास जब भी हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो इतने ज्यादा हमारे ऊपर एक बर्डन होता है कि हम इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स के ऊपर एक बर्डन होता है कि हम जो भी पैसे दे रहे हैं उसके ऊपर पूर्णतः वो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है कि नहीं है। तो उसके लिए इको लेबल्स हम चेक करते हैं। कई कुछ कुछ इको लेबल्स हमें पता होते हैं और कुछ कुछ इको लेबल्स के लिए हमें पता नहीं भी हो रहे। संगीता जी ये सारे इको लेबल्स इसमें दिख नहीं रहे स्लाइड में। कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? क्योंकि फर्स्ट मुझे जो बात करनी है वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए है और वही नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है, सॉरी। अभी हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो आए हम बात करते हैं अलग अलग इको लेबल्स के ऊपर।
इको लेबल्स ना हमने सबने देखे हैं कहीं ना कहीं। जब हम कोई टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो वो एनर्जी एफिशिएंसी के वाले लेबल्स देखते हैं। और हम उस टाइम पे ऐसा भी डिसाइड करते हैं कि हम कितनी प्रोडक्ट के लिए, सबसे पहले तो हमें कोई फ्रिज खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो उसके कितना हमारा बजट है वो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं। कितने लीटर का फ्रिज लेना है वो डिसाइड करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उसकी कितनी एनर्जी एफिशिएंसी है, घर पे लाने के बाद उसको कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा, तो उस हिसाब से हम स्टार रेटिंग वाला फ्रिज खरीदते हैं। ये सब हम करते हैं, पर वो हमें पता नहीं होता है कि ये स्टार रेटिंग जो है वो इको लेबल है। तो आए हम बात करते हैं, सबसे पहले आज जो हम इको लेबल्स के लिए बात करेंगे ना, वो लेफ्ट टू राइट करेंगे। फिर से फिर सारे जो भी हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। टोटल हमें 30+ इको लेबल्स के लिए बात करनी है। संगीता जी, हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। कहीं पर भी मेरे से छूट जाए तो प्लीज बताइएगा। सबसे पहले जो है वो एनर्जी लेवल है, सारे होम अप्लायंस के ऊपर होता है। 5 स्टार जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंट होता है। 1 स्टार कंपैरेटिवली उससे कम 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 होके एनर्जी एफिशिएंट होता है। एनर्जी कंजम्पशन के लिए ये हमारे साथ बात करते हैं ये एनर्जी लेवल्स, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है, नेक्स्ट सिंबल जो आपको ब्लू कलर का फिश वाला दिख रहा है, वो बेस्ट एक्वेटिक कल्चर प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रोवाइड द सेफ एंड सस्टेनेबल सोर्स सी फूड। ये जो सी फूड जो लोग खाते हैं वो लोग ये मार्क खास चेक करते हैं, जिसके कारण उनको पता चले कि जो भी उन्होंने प्रोडक्ट खरीदी है वहां पर पर्यावरण और कहीं पर भी सी में कोई नुकसान ना हो, तो उनको ध्यान में रख के। थर्ड सिंबल इज ग्रीन डॉट, विच मीन्स रिसाइकलिंग। ये जो भी आप पदार्थ खरीद रहे हैं उसके पैकेजिंग में जो भी यूज हुआ है वो रिसाइकल हुआ हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम भी रिसाइकल होगा। फोर्थ जो आपको दिख रहा है गोल्ड सी, फोर्थ नंबर, लेफ्ट टू राइट में हम फोर्थ नंबर में जा रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहा है कि ये पानी के पीने के लिए, आप जूम कर पाओगे संगीता जी? भी आपको दिखाई दे रहा है? हेलो? हाँ, मुझे दिखा रहा है, पर आप ऑडियंस से हमें जानना चाहिए। नहीं, ठीक है जी, आपको दिख रहा है तो सबको दिखाई देगा। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो जो हमें फोर्थ इको लेबल है वो ऐसा दिखा रहा है कि पानी के जो पाइप्स हो गए, जो भी फिटिंग वगैरह जो भी होगा, और वो कहीं पर भी एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है, इसके लिए ये यूज हुआ होगा। फिफ्थ वन इज टाइडीमैन सिंबल। वो जो आप जो भी आपने खरीदी हुई प्रोडक्ट है उसकी जो आपने यूजेस कर ली, फिर उसका डिस्कार्ड आपको ठीक से करना है, पैकिंग मटेरियल डिस्पोज करना है, ऐसा आपको दिखा रहा है। आगे का जो नेक्स्ट सिंबल है वो स्टील का है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेट एक दूसरे को खींच रहा है, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये रिसाइक्लेबल स्टील से बना हुआ है और ये फिर से रिसाइकल भी होगा। इसके बाद का जो सिंबल है वो है हॉलमार्क। आज आज और कल जो दिन था वो पुष्य नक्षत्र वाला था, और हम जब गोल्ड खरीदी करने जाते हैं तो हॉलमार्क देखते ही है गोल्ड के ऊपर। तो हॉलमार्क इज ऑल्सो वन ऑफ द इको लेबल, वो श्योरिटी देता है कि इतना कितना शुद्ध गोल्ड है। फिर सेवेंथ वन जो है वो इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे आपको दिखता होगा कि जो भी हम एनपीओपी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहे हैं और जहां तक आपके घर पे पहुंच रहे हैं, इसके हिसाब से वो आपको ये जैविक भारत और एनपीओपी का ये कंबाइंड सिंबल है, तो ये आपको जो ब्लू एंड रेड वाला है वो आपको दिखेगा। फिर नाइन्थ वन जो आपको जियो वाला दिख रहा है, हाँ, जियो वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है वो गोल्फ की गेम्स के हिसाब के लिए वो इको लेबल बनाया हुआ है, जहां पर आपको ऐसा पता लग सकता है कि ये जो गेम है वो एनवायरमेंट को लेस हार्मफुल है। फिर नेक्स्ट जो है वो बैटरीज के ऊपर दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है प्लस माइनस वाला। बेटर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी टारगेट उनका है कि कहीं पर भी आप बैटरी ये यूज कर रहे हैं तो वो कहीं पे भी लीक नहीं होगी, एनवायरमेंट में लीड या कोई भी हार्मफुल केमिकल मिक्स नहीं होंगे।
इस हिसाब से ये बैटरी वाला सिंबल जो है दैट इज ऑल्सो इको लेबल। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में या तो फिर जहां पर हैवी बैटरी यूज होती है वहां पर ये होता है। यूएस 11th सिंबल इज यूएसडीए। यूएसडीए ऑर्गेनिक मीन्स आपकी जब अमेरिका से कोई फूड प्रोडक्ट आती है और वो नेचुरल है कि नहीं, दैट इज अ यूएसडीए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सिंबल। फिर से हम जाते हैं नीचे की ओर और वहां पे नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं आई एम रिक्वेस्टिंग व्यूअर्स टू जूम योर स्क्रीन। आप स्क्रीन जूम कर पाएंगे तो आपको सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री ने जो आप रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड दिए हुए हैं, जो प्लास्टिक के नीचे तलिए के नीचे त्रिकोण के अंदर 1 to 7 नंबर्स में आपको ये दिखते हैं। तो ये रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड्स जो है वो भी एक इको लेबल्स है। तो उसके लिए बात करते हैं अलग अलग प्लास्टिक प्रोडक्ट कैसे बनी है और उसको कैसे आपको यूज करनी है, उस हिसाब से ये रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड देते हैं। तो कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आप जब खरीद रहे हैं या तो यूज कर रहे हैं तो उसके तलिए में आपको ये नंबर्स दिख पाएंगे। तो वी आर डिस्कसिंग ईच वन बाय वन। फर्स्ट जो कोड है वो पीईटी है, पॉलीइथाइल टेराफिथाइल। ये इजी रिसाइकलेबल प्लास्टिक है। मैक्सिमम आपको पानी की बोतल में दिखेंगे और आपको वहां पर ऐसा भी बोला जाएगा कि आपको एक बार यूज करके उसको क्रश कर देना है, डस्टबिन में फेंक देना है, क्योंकि ये इजीली रिसाइकलेबल है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार टी शर्ट्स जो होती है स्पोर्ट्स की टी शर्ट, वो ये प्लास्टिक टाइप 1 प्लास्टिक के पानी की बोतल का एक संग्रहित रूपांतरण होता है। तो ये टाइप 1 वाला प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक में मैक्सिमम यूज होने वाला वन ऑफ द प्लास्टिक है। और इसका सबसे हानिकारक बात ये है कि हम इंडियंस इसको रिसाइकल करने के लिए देने की वजह हम खुद ही इसको रीयूज करने लगते हैं। ऐसा भी होता है कि हम पानी की बोतल खरीदी है, पानी उसमें से कम पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने पी लिया है, फिर हम क्या करेंगे, कहीं पर भी हम वही बोतल में पानी फिर से भरेंगे। तो इसका एक हानिकारक ये है कि टाइप 1 वाला प्लास्टिक जो होता है उसके स्ट्रक्चर में हॉलो होता है और जब वो एक बार पानी खत्म हो जाने के बाद वो हॉलो स्ट्रक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं। जब हम फिर से रिफिल करते हैं तो माइक्रो स्ट्रक्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो पानी के अंदर मिक्स होके हमारे बॉडी में आते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी पे मैक्सिमम खराब काम करता है। तो टाइप 1 वाला प्लास्टिक के लिए हमने बात। टाइप 2 वाला प्लास्टिक सबके घर में होता है, कारण क्योंकि वो HDPE होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। सेफ है क्योंकि वो ज्यादा लीच नहीं होता है। प्लास्टिक बैग्स में मैक्सिमम यूज होता है। अभी हमारे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाने की जरूरत है। पहले ऐसा था 50 माइक्रोन, अभी 120 माइक्रोन तक हमारी थिकनेस के लिए बात की हुई है कि प्लास्टिक बैग में। फिर भी ये टाइप 2 वाला जो प्लास्टिक है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई एजेंसी ने ही सर्टिफाइड किया हो तभी आपको प्लास्टिक बैग टाइप 2 वाली लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। टाइप 3, जब ट्राइंगल में नंबर 3 देखते हैं तो दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैक्सिमम पाइप्स वगैरह में ये यूज होता है, रिसाइकल है, बहुत ज्यादा इजीली रिसाइकल होता है। नेक्स्ट इज टाइप 4। टाइप 4 इज LDPE। टाइप 2 was हाई डेंसिटी, टाइप 4 इज LDPE। LDPE में क्या होता है कि ये लाइट लो डेंसिटी होता है जिसके कारण ये रिसाइक्लेबल नहीं होता है और ये बहुत इजीली आपको प्लास्टिक के जो भी कंटेनर्स होते हैं शैम्पू के वगैरह में आपको मिल जाता है। फिफ्थ इज PP, दैट इज पॉलीप्रोपिलीन। सेफर प्लास्टिक है। आप टपरवेयर जो भी आप अपने घर पे स्टोरेज के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं उसके अंदर ये प्लास्टिक आता है। टाइप 6 प्लास्टिक इज PS। जब भी हम PS देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्लास्टिक जो है वो टाइप 6 से बना होता है। मैक्सिमम हार्मफुल प्लास्टिक जो होता है ये टाइप 6 वाला प्लास्टिक है, क्योंकि यही हम सिंगल यूज में यूज करते हैं कहीं ना कहीं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो जो हमने सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है ये टाइप 6 वाला होता है, पॉलीस्टाइरिन। टफ टू रिसाइकल है, मतलब और इसकी डेंसिटी भी जिसके कारण वो रिसाइकल नहीं हो सकता है। तो ये जो प्लास्टिक है उसमें चाय का कप होता है
तो वो इजीली गर्म चाय में मिक्स हो जाता है और हमारे बॉडी में जाता है। तो जब बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक जो जाता है वो मैक्सिमम टाइप 6 और 7 के कारण जाता है। ट्रायंगल के अंदर यदि 7 नंबर दिखता है तो दैट इज अ मिक्स ऑफ ऑल द अदर प्लास्टिक। ये 7 भी नहीं लिखा होता है, कई बार ओ लिखा होता है तो भी ये 7 ही है। ओ मीन्स अदर्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं उसके वजह वहां पर पीटी का भी लिखा होता है, मतलब जो उसके शॉर्ट फॉर्म्स है वो भी लिख सकते हैं वो लोग। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप 7 जो है वो भी हार्मफुल प्लास्टिक है और सबसे खराब बात ये है कि बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो टाइप 7 से बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिक। नाउ वी विल शिफ्ट टू इपिट। इपिट जो है वो कंप्यूटर डेस्कटॉप एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स के लिए ये होता है। हाई परफॉर्मेंस देता है, एनर्जी एफिशिएंट करता है और ये रिसाइक्लेबल है, वो ये दिखाता है। नेक्स्ट इज जैविक भारत। जैसे मैंने आगे बताया था एक्सक्यूज मी, सॉरी। इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आपको जैविक भारत और ब्लू और रेड वाला जो ऊपर वाला सिंबल था वो दोनों साथ में दिखेंगे। इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एफएसएसआई इसके मान्यता रखते हैं। नेक्स्ट जो लोगो है वो ट्रायंगल है, मतलब मोब्यूलस लूप है। कई बार उसमें नंबर लिखा होता है, कई बार नंबर नहीं लिखा होता है। तो दैट मीन्स के ये प्रोडक्ट इतनी परसेंटेज रिसाइक्लेबल है या तो फिर ये पूरा रिसाइक्लेबल बना हुआ है, ये ऐसा दिखाता है। नेक्स्ट लोगो जिसमें आपको 3 झाड़ के पत्तियां दिख रही है, दैट इज लीड, लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन। ये यूएससी ग्रीन बिल्डिंग के लिए होता है। अभी इंडिया में भी ये धीमे धीमे आ रहा है और स्कूल्स वगैरह या तो कोई बिल्डिंग वगैरह में ये इको लेबल दिख रहा है। ये बनी वाला तो सबने देखा ही होगा, कॉस्मेटिक्स में सबसे ज्यादा होती है कि कोई भी जैसे नेक्स्ट हमारा इको लेबल है वो लिपिंग बनी है। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आपको ये प्रोडक्ट इको लेबल दिखेगा। वो अश्योर करता है कि कोई भी चीज बनाने के लिए, इको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं भी कोई भी स्टेप्स में एनिमल्स को हार्म नहीं किया गया है। तो दैट इज लिपिंग बनी। हमारा जो नेक्स्ट लेबल है दैट इज बेटर शुगर केन इनिशिएटिव। ये शुगर बनाने के लिए और उसकी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं पर भी हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं हुआ है या कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ है, ये असरस देने के लिए होता है। नेक्स्ट सिंबल इज बीसीआई, बेटर कॉटन इनिशिएटिव। हमारे कपड़ों में ये यूज होता है, अच्छी अच्छी ब्रांड्स में ये दिखता है। नेक्स्ट सिंबल इज इकोटेल, होटल्स जहां पर सस्टेनेबल सेंसिटिविटी होती है वहां पर ये इकोटेल वाला मार्क दिखता है। नेक्स्ट इज नेचुरल लेबल। नेचुरल लेबल अगेन ये कॉस्मेटिक्स पर होता है कि कहीं पर भी कोई केमिकल हार्मफुल केमिकल इंग्रेडिएंट्स में नहीं है, सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरल है, ये दिखाने के लिए। तो ये सारे जो सिंबल्स थे वो सारे लाइन 3 में थे। हम नेक्स्ट नीचे की लाइन में आ रहे हैं, 4th लाइन, दैट इज गॉड्स ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स। कोई भी प्रोडक्ट ये गॉड्स वाला होता है तो इसका मतलब होता है कि फाइबर से लेके जब तक प्रोडक्ट नहीं बनी है वो सारी ऑर्गेनिक है, पूरी प्रोसेस ऑर्गेनिक है। और ये अभी इंडियन प्रोडक्ट्स में दिख रहा है। जो क्लोथ डायपर्स होते हैं उसमें ये सिंबल खास पाया जाता है। नेक्स्ट सिंबल इज अगेन लीड, जो हमने आगे बात की थी बिल्डिंग के लिए, ये लीड वाला एक सिंबल है और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के वाइज होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये है। नेक्स्ट लोगो इज फेयर ट्रेड। पूरी जो प्रोसेस है वो आपके सामने फेयर है, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं हुआ है, पॉल्यूशन नहीं यूज हुआ है, दैट इज फेयर ट्रेड। ग्रीन गार्ड करके एक इको लेबल है, वो घर के या बिल्डिंग के अंदर के इंडोर सेफ्टी दिखाने के लिए कि एनवायरमेंट और एयर पॉल्यूशन नहीं है, वो पूरी जो प्रोसेस है वो सेफ है और सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, ऐसा दिखाने के लिए कहीं पर भी केमिकल इमिशन नहीं होता है। सेफ एनवायरमेंट के लिए ग्रीन गार्ड वाला
नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट लाइन, लेफ्ट टू राइट। सिल्क मार्क का जो है वो बहुत अच्छी दुकान, जो शॉप्स होती है वहां पर जो प्रोडक्ट्स मिलती है सिल्क की, वहां पर वो दिखते हैं। और पूरी प्रोसेस जो सिल्क की बनावट की है वो एनिमल या कोई भी किसी भी प्रकार से उनको हानि नहीं पहुंची है। संगीता जी, आपने जो मुझे पूछा था ना सिल्क वाला, हम जब बात कर रहे थे, तो ये सिल्क मार्क वाला जो इको लेबल है वो दैट अप्लाइज टू कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सिल्क से बनी है, वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं हुआ है, कोई भी किसी भी तरीके से केमिकल्स यूजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड इज जो भी आप ने खरीदा प्रोडक्ट यूज की है उसके बाद आपको उसको डिस्पोज करना है, वो आपको रिमाइंडर दे रहा है। नेक्स्ट FSC, जब किसी के घर पे भी कारपेंटर का काम स्टार्ट होता है और जो सबसे पहले जो सीट्स आती है ना वो उसमें FSC लिखा होता है, उसका मतलब होता है फॉरेस्ट स्टेपवर्डशिप काउंसिल। वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए, और जो भी उसका जितने भी पेड़ काटे गए हैं उतने ही दोबारा फिर से लगाए गए हैं, ऐसा दिखाता है ये इको लेबल। और एक और चीज कि जब भी ये पूरी जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दी हुई है। नेक्स्ट लोगो इज ब्लू फ्लैग। जामनगर के पास एक बीच है जिसको 2 साल पहले ही ब्लू फ्लैग का एक अवार्ड मिला था, मतलब इको लेबल। उसका कारण ये है कि ये जो बीच है यहाँ पर किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हार्मफुल इफेक्ट नहीं होती है, सारी जो प्रैक्टिसेस है वो सस्टेनेबल है, ये दर्शाने के लिए ब्लू फ्लैग होता है। नेक्स्ट लोगो इज कार्बन फुटप्रिंट। आपको दिख रहा होगा पैर का एक निशान है, उसमें CO2 है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वी आर एज अ कंज्यूमर हार्मिंग टू अवर एनवायरमेंट। तो ये जो भी होता है कार्बन फुटप्रिंट वाला, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका मैक्सिमम जो बनावट है या उसके बाद की जो भी बातें हैं उसको कार्बन फुटप्रिंट में ध्यान में रख के किया गया है, ये दिखा रहा है। नेक्स्ट लोगो इज रिसाइक्लेबल एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट लोगो इज गुडवेव। गुडवेव मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बनी हुई है वो बच्चों से नहीं काम करवाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि चाइल्ड लेबर को यूज करके उनका सहायता से कोई प्रोडक्ट बनती है, पर ये ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी बेनिफिट हो रहा है वो जो वर्कर्स थे उनके बच्चों की पढ़ाई और उनकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, तो ये है। नेक्स्ट लोगो इज ग्रीन ग्लोबल। ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए ये लोगो यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इको लेबल्स। कैन वी शिफ्ट टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ऐसा है कि हमने पूरा ग्रीन लेबल्स हमने देख लिया है, सब कुछ स्टडी कर लिया है, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये फिशी है। तो फिशी है तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बैठ बैठ तो नहीं रह सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट हमें इको फ्रेंडली बोल रहे हैं परचेस करने के टाइम, इको लेबल्स भी दिखा रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है आपको ये पूरा एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें केमिकल्स यूज हुए, कुछ तो फिशी लग रहा है। तो आप यदि इसमें डिटेल स्टडी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो कैटेगरी में फॉल्स हो रहा है या मिसलीड हो रहा है, एनवायरमेंट हार्मफुल है, तो ये जो सारी कैटेगरी जो है वो ग्रीन वॉशिंग के ऊपर आ रही है। जैसे हमने पहले फर्स्ट 2 स्लाइड्स में बात की थी, ग्रीन वॉशिंग थोड़ा हिंट दिया था। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बोलने के बावजूद भी वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। इको लेवल्स एक्चुअली इको लेवल्स नहीं होते, कुछ और ही होते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी में फॉल होते हैं दैट इज ग्रीन वॉशिंग। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं तो आइए जानते हैं। इमेजरीज, आपको ग्रीन कलर का सिर्फ उसका पैकिंग होगा या झाड़ पत्ते दिखाएंगे, आपको ऐसा बोलेंगे कि हाँ ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, देन इट इज जस्ट इमेजिनरी। देन कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आपको वो खास ध्यान रख के चेक करना होता है। वो दे आर ऑल्सो स्मार्ट। जैसे जैसे ना अभी ये अवेयरनेस बढ़ चुकी है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, तो जिनको फ्रॉड करना है उनका भी अवेयरनेस और उनका भी दिमाग बढ़ चुका है, तो वो लोग ग्रीन वॉशिंग के लिए बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। तो वो कहीं पर भी
कसूर में ना आए, इसके कारण वो लोग बहुत स्मार्टली ये काम करते हैं। आपको ऐसा दिखाएंगे कि हाँ ये इको फ्रेंडली है, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे जिसके कारण आप उसको पूरा पकड़े और फिर वो ऐसा दिखाएगा कि जो भी हमने तो ऐसा नहीं लिखा था, ये स्पेलिंग मिस्टेक पहले से ही था। तो ये आपके मिस्टेक भी ध्यान में आने चाहिए। मिसलीडिंग लेबल्स नेम्स भी हो सकते हैं उसमें, थर्ड कैटेगरी में। वो लोग बता रहे हैं कि इको फ्रेंडली है पर एक्चुअली इको फ्रेंडली ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार वो लोग दिखाते कोई अलग एस्पेक्ट है और अंदर से होता अलग एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा दिखाते हैं कि हमारी जो पैंट है वो इको फ्रेंडली है, पर जो प्रैक्टिस उसको बनाने के लिए होती है वो इतना ही केमिकल और एनवायरमेंट हार्मफुल होता है। तो कई बार वो इको फ्रेंडली नहीं भी होता है, तो हिडन प्रैक्टिसेस होती है, ट्रेड ऑफ होता है। इररिलेवेंट ये लोग क्लेम्स करते हैं कि हाँ हम ये फ्री हो गया है या ये फ्री हो गया है, पर एक्चुअली वो इतने फ्री नहीं होते हैं। तो कई बार ये भी इररिलेवेंट क्लेम्स वाले भी ग्रीन वॉशिंग का देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है क्लेम्स कुछ अलग होता है और डिस्ट्रैक्शंस भी कुछ अलग होता है। कई बार ऐसा भी होता है इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, पर आप जब भी कोई उसके पूरे केमिकल इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये इको फ्रेंडली नहीं था, इसने गलत बताया। तो ऐसा हो सकता है। यदि आपके ध्यान में ऐसा कुछ भी आए तो कैसे आप कर सकते हैं? तो पहले आपको जब शॉपिंग कर रहे हैं तब आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपने पूरी जब डिटेल्स पढ़ी और आपको कुछ फिशी लग रहा है तो आप उसका पीछे पूरा रिसर्च कर सकते हैं, आप कंपनी पे लिख सकते हैं। और यदि आपको और भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है वहां पर तो आप खुद तो उसको यूज करना बंद कर दीजिए, पर दूसरों को भी उसके लिए अवेयर कीजिए। तो ग्रीन वॉशिंग के अभी के लिए यही है। या तो फिर आप कोई भी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या तो कोई भी और ग्राहक सुरक्षा को भी आप लिख सकते हो, आस्की को भी लिख सकते हो, कंज्यूमर मिनिस्ट्री को भी लिख सकते हो कि ये आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली दिखा रहे हैं पर एक्चुअली एनवायरमेंट फ्रेंडली है नहीं। तो ऐसा हो सकता है। आ, तो आपके ध्यान में अभी तक कोई ग्रीन वॉशिंग का कोई किस्सा आपके ध्यान में आया है क्या? आई एम आस्किंग टू ऑडियंस। हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने कोई भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदी और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली बताई जा रही है पर इको फ्रेंडली नहीं है। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में संगीता जी, हमारे पास इस अगस्त में 28 अगस्त में हमारे पास एक 2 फोटोग्राफ आए थे जो बी के थे। और वो लोग दिखा रहे थे कि एक कंपनी ने ऐसा बताया था कि ये इको फ्रेंडली है बट दैट इज नॉट एक्चुअली। तो वो फिर गवर्नमेंट ने ऐसे फोटो न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए थे, जिसका मैंने फोटो क्लिक करके यहाँ पे लगाया हुआ है। ये एनर्जी एफिशिएंट दिखा रहे थे पर दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंट। तो दिस इज अ ग्रीन वॉश का एक एग्जांपल है, आपके ध्यान में और भी ऐसा आएंगे। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन कंज्यूमरिज्म। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। हाँ, वही आपने जो एग्जांपल पूछे श्वेता ने बताया, आई मीन at times we are told that certain plastics are biodegradable plastic, but असली में वो होते नहीं है। जो बैग दिए जाते हैं शॉपिंग के समय वगैरह बताया जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, बट वो होते नहीं है। So that is अच्छा। one example that Shweta bhai has हमने तो हम लोगों को नए रास्ते से लाया था, वो दिल्ली से, दिल्ली वाला ड्राइवर जो आपने भेजा था ना हमारे हांगकांग से आए जब थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। Can you please mute yourself? अच्छा, तो मतलब Yes. Actually, as you said ना, I mean consumers के पास टाइम ही नहीं रहती है खरीदने के वक्त या खरीदने के बाद में प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। एक तो टाइम नहीं रहती है और दूसरी बात अब फिगर कैसे किया जाए कि ये इतना एनर्जी एफिशिएंट एक्चुअल में है या नहीं है। सो इट इज गुड थिंग इज आपने इतने सारे जो लेबल्स बताए, जो इको मार्क्स बताए,
if people become aware of that and start buying basis that, then that in itself would be very useful, I believe. क्योंकि most of the आई वुड time लाइक टू ऐड समथिंग संगीता जी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज खरीद रहे हैं, तो उसके नीचे ना एनर्जी एफिशिएंट के टाइम पे वहां पे लिखा होता है कि ये इतना यूनिट यूज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं फ्रिज ले रही हूँ, तो फ्रिज में वो इतना एनर्जी यूज करेगा, वो उसमें लिखते हैं। और जब हमारे घर पे लाइट बिल आता है, तो हम जब भी पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा इतना लाइट बिल में ये पार्ट एसी का हो सकता है, ये पार्ट इतना हो सकता है, और जो नई प्रोडक्ट हुई उसके कारण जो चेंजेस आते हैं लाइट बिल में, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर भी जो हमें कोई डाउट होता है, तो हमारे आसपास जो कोई हमारे जैसे एबीजीपी के लिए मैं बात कर रही हूँ, ऐसी कोई भी वॉलंटियर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर वो हम लैब को भी बोल सकते हैं कि ये लैब में जाके वो प्रोडक्ट का टेस्टिंग हो सकता है कि कितना ये एनर्जी एफिशिएंट है। कोई Right. डाउट हो तो हम उसके लिए फिर से पूरी प्रोसेस करके हम कर भी सकते हैं, उसके ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं। Yeah, but people need to have access to these organization, right? So हर शहर में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, ऐसा कोई लिस्टिंग है प्रियंका जी? आप abgpindia.com में जाएंगे ना, तो अच्छा। आपको www.abgpindia.com ये पूरे इंडिया के सभी राज्यों में है, तो ओके, आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाएगी। या तो फिर आपके आसपास कोई कंज्यूमर की फाइट करती हुई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर भी आप जा सकते हैं। ओके, सो मैं टाइप कर लेती हूँ abgpindia.com, यस, abgp.india.com या abgp.com? abgpindia.com। india.com. So यहाँ पे ओके, so that is one useful thing. और ऐसे हाँ, और ऐसे पब्लिकेशंस भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम विद रिगार्ड टू दीज यस, लेबल्स। ये ऐसे पब्लिकेशन आते रहते हैं। और मैंने जब थर्ड स्लाइड दिखाई थी, वहां पर मैंने देखा था कि हमें रिसर्च करना है, हमारी मार्केट पे आंखें रखनी है। न्यूज़पेपर में भी हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड जो आपको दिखाई थी, वो न्यूज़पेपर से ही फोटो लेके दिखाई थी कि हिताची कंपनी के एसी थे, वो लोग क्लेम कर रहे थे, पर एक्चुअली उनके क्लेम फेल हुए, जिसके कारण बीई को ये दिखाना पड़ा कि इनके क्लेम फेल हुए हैं। राइट, ओके, तो अभी क्या है, जब मुझे पता नहीं था तब तक ये सारी न्यूज़पेपर वाली ये जो भी बातें थी वो सिर्फ बातें थी, पर जब से मैंने इन सब बातों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो ये सारी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और मैं इन सबको शेयर करती रहती हूँ, जिसके कारण मेरे पास एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है अभी के टाइम पर कि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हुई और वो लोग ऐसा क्लेम करना चाहते, तो वो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करते कि मैंने ये घी खरीदा है या कुछ खरीदा है और उसके मुझे कुछ फिशी लग रहा है, ये इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, या कोई भी प्रकार से, तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और उनको मैं फिर कैसे मार्गदर्शन देती हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए मार्गदर्शन देती हूँ। राइट, राइट, या और मैंने आपको हमारे ग्रुप में ऐड किया है, तो आपके पास जैसे भी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आता है हमारे ग्रुप में भी शेयर कीजिए, सो दैट पीपल कैन बिकम श्योर अवेयर। श्योर। पर आप लोगों को भी मुझे आज एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो भी चीज खरीद रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रही है। तो प्लीज आप जो भी खरीदें वो माइंडफुली खरीदें, और यदि आपको कुछ भी फिशी लगता है तो उसके कारण आप चुप मत रहिए। कई बार क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं कहीं पर दूध खरीदने गई हूँ और उसने जो दूध दिया मुझे, वो बिगड़ा हुआ दिया। मैं घर पे आके चेक करती हूँ और मुझे पता चलता है कि बिगड़ा हुआ है। मैं अकेली फिर से वापस जाऊंगी और बोलूंगी कि ये आपने जो दूध दिया वो मुझे बिगड़ा हुआ दिया, तो वो शायद मेरा बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, या शायद वो रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। पर मेरे साथ 200-300 लोग ऐसे होंगे जो दुकान वाले के साथ जम के बोलेंगे कि भाई आज आपने जो दूध दिया है वो खराब ही दिया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो फिर वो दुकान वालों को करना ही पड़ेगा मेरा दूध रिप्लेस, जो भी उसने दिया है उसका रिफंड भी करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये एक पावरफुल कम्युनिटी बनाने की बात है। जो भी मेरी बात है, आप मेरे ये दूध वाला एग्जांपल जस्ट एक आपको समझ देने के लिए, पर ऐसी एक पावरफुल कम्युनिटी बनानी है जिसके कारण जो भी लोग हैं वो एनवायरमेंट के लिए थोड़े सेंसिबल हो, जो भी परचेस करे वो कम खरीदी करे, और जितने भी खरीदी की है उसको बार बार यूज करे। और उसमें भी कुछ आपको फिशी लग रहा है तो फिर आप खुद पहले चेक कीजिए और दूसरों को भी अवेयर कीजिए, जिसके कारण दूसरे का पैसा
और एनवायरमेंट ना बिगड़े। Absolutely. Completely agree with you, Priyanka. Okay, I know we have actually overrun the time, but still, if anyone has any questions, we will open it up for questions now. किसी को भी कोई questions है, कुछ बताना है, तो please raise your hands और आप unmute करके बता सकते हैं. Okay. Yeah, I think maybe we have exceeded the time a little bit, but that's fine. So if there are no questions, Priyanka ji, then we would move towards the conclusion of this session. I would like to say extremely useful sessions. आपने बहुत सारी चीजें cover की. 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय में बहुत सारा बताया हमें. Before shopping, during shopping and after shopping. हमें क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है, ना सिर्फ इको मार्क और इको लेबलिंग के बारे में, but as responsible consumers, as conscious consumers who are conscious towards environment, how we should go about our shopping, because this could really add, if we are conscious, we could not just make a difference to our own lives, our own pocket, as well as the environment, but also impact others in a very, very positive way. As you said, this is an age of influencers, right? हम influence होते जाते हैं online, सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे इंस्टाग्राम हो या दूसरों के, कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एक्सेट्रा. सेम वे हम ऐसा ट्रेंड कैसे लाए जहाँ पे लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो एज टू हाउ वी कैन लिव इन अ कॉन्शियस वे which creates a positive impact towards our lives, our people in and around us, and obviously all the living beings who are part of the environment. आपने बहुत सारे लेबल्स के बारे में बताया. यू कंपाइल्ड अ ह्यूज लिस्ट. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड एक्चुअली यदि हमारे ग्रुप में भी शेयर करेंगे तो इट वुड बी यूजफुल फॉर पीपल टू नो that there are so many different labels, because typically we are just used to some 2 or 3 labels that we normally see, but उसके अलावा इतने सारे labels हैं which the government has mandated, or the different rating agencies has mandated, which are available or to be available on the product. Like say for example, organic का बहुत बड़ा पेज चल रहा है, right? हर कोई organic खरीदता है, but आपको कैसे पता चलेगा? But जैसा आपने बताया, there are 2 labels for organic products in India. So now when we are buying, and if we start asking people कि यदि आप कह रहे हो कि ये organic है, तो इस पर ये label क्यों नहीं है? और मैं तो ये तभी करूंगी तब जब आप लेबल लाओगे. So only then, as we ask for it, as we demand, these products would be certified more and more, and we can be assured. और जैसा प्रियंका जी ने उनके दूध के एग्जाम्पल से बताया कि हम नहीं, हमारे साथ में जो दूसरे 200 लोग हैं, यदि वो भी जुड़ेंगे, and if we all demand for it, then the companies will definitely change. As they say, consumer is the king. तो हम किंग है, हम खरीद रहे हैं, हम अपना पैसा डाल रहे हैं, तो हमें जागरूक होने की जरूरत है. कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो. एंड नाउ दिस इज, जैसे वो वेट्स एंड मेजरमेंट्स में देयर यूज्ड टू बी, आई रिमेम्बर आज से 20-30 सालों पहले, there weren't strict guidelines for that, and there used to be a lot of falsifications with regard to weights and measurements, but अभी उसके बारे में इतना नहीं सुनते हैं. So now let's bring in this new waves of all the products which are certified which are sold as eco-friendly. Let's go ahead and ensure that those are indeed eco-friendly, indeed organic, indeed pesticide-free, etc. So thank you so much, Priyanka ji. आपका सेशन बहुत ही यूजफुल रहा. आई नो दिवाली के कारण काफी ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए, बट हमारा ये सेशन हमारे चैनल्स पे रिकॉर्डेड रहेगा. फेसबुक पे अभी ये लाइव हुआ था, तो फेसबुक पे भी रहेगा, यूट्यूब चैनल पे भी रिकॉर्डेड रहेगा. सो लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखते रहेंगे. So and you are part of the group, so there is there will be live discussions on different topics, and whenever you have something to share, please do share. So thank you so much for giving your valuable time, Priyanka ji. I know आपकी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी इस हफ्ते, but फिर भी आपने टाइम दिया. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And thank you everyone for joining us. I know it's a busy festive season for everybody, but still you all took out the time and joined us this morning. So thank you so much.
We'll again meet next month. Can I share something, संगीता जी? हाँ जी, sure. मैं वैसे आपके ग्रुप में जुड़ चुकी हूँ। यदि कहीं पर भी आपको कोई भी बात मुझसे करनी है, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ प्रियंका जोशी भट्ट। आई एम अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ग्रीन स्पेसेस करके भी मेरा एक फेसबुक पेज है, तो वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट है, फोटोज डालने हैं, कुछ पूछना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और संगीता जी, धन्यवाद आपका बहुत दिल से कि आपने ये जो भी डॉक्टर तेजस दोषी ने जो आपको बात की भावनगर से, और फिर आपने ये पूरा मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया आपके साथ बात शेयर करने के लिए। बातें बहुत होती है शेयर करने के लिए, पर कोई ऐसा कॉन्शियस लोग होंगे तो ही आप समझोगे, और फिर आप मुझे अलाउ किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely. नहीं, most welcome प्रियंका जी, हमें बहुत बेनिफिट मिला। और डॉक्टर तेजस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रेकमेंड करने के लिए और इमीडिएटली ऑर्गेनाइज करने के लिए बाय टॉकिंग टू प्रियंका जी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस फेस्टिव सीजन and we will meet again next month. Bye bye. So with this we will conclude today's